हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाया जा रहा बाल विकास। इससे पहले मैंने जो आपको पढ़ाया था बाल विकास से रिलेटेड, तो उसकी फर्स्ट वीडियो आप प्ले उसमें जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उससे संबंधित जैसे कि बाल विकास के मुद्दे कि बच्चों का विकास होता है उसके मुद्दे क्या हैं, मानव विकास की अवस्थाएं, शेष अवस्था की विशेषताएं। तो ये मैंने फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, ये इसका सेकंड पार्ट है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो पढ़ाया जा रहा है कि शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, और ये 30 मार्क्स का आता है। आप सब बच्चों को पता है होगा, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं सीटेट का या जिन्होंने 1-2 बार दिया है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी सीटेट के लिए, क्योंकि ये आपका जूनियर सीटेट में भी आएगा और जो सीनियर सीटेट है उसमें भी आएगा। ये पार्ट चेंज नहीं होता है, दोनों में इक्वली आता है 30 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप। देखो बच्चों, जो शेषावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए या ये किस तरीके से निर्धारित किया गया है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही आज मैं आपको बता रही हूँ। शेषावस्था जो छोटापन है, जो बच्चों का अवस्था है में शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित तरीके से किया गया है या किया जाना चाहिए। पहला है आपको बच्चों कि जो शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है, अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान करना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि शिशु के विकास के लिए जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। तो इन तीनों में से ऑप्शन आ सकते हैं। इसके अलावा जो गलत ऑप्शन होंगे, कोई भी इनमें से एक आ सकता है और गलत वाले भी आ सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि शांत वातावरण होना चाहिए, स्वस्थ वातावरण होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ऐसी जगह पर उनकी शिक्षा होनी चाहिए जहाँ वो पूर्ण रूप से खुल करके अपने उस वातावरण में अपना विकास कर सकें। स्वस्थ होना चाहिए। स्वास्थ्य जो होता है, जैसे कि बिल्कुल प्रफुल्लित टीचर्स जो पढ़ाएं वो इतने अच्छे से मार्गदर्शन करें बच्चे का, बच्चों की ही तरह रखें। और शांत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ढोल बज रहे हैं या बहुत शोर हो रहा है या बहुत लोग चिल्ला रहे हैं और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाए या उनको रखा जाए। नहीं, उनको इन तीनों की होना बहुत ज़रूरी है, तभी उनका विकास हो सकता है। अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए। जो घर और आपका विद्यालय है, दोनों में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। सेकंड है बच्चों आपका शेषावस्था अवस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है। जब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था, तो उसमें जब बच्चा 2 से 5 वर्ष का होता है तो वो अपने दोस्तों के साथ, जो उसकी एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनके साथ खेलना पसंद करता है। इसलिए उसे इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो। जैसे कि हमने देखा है कि बच्चों को कुछ पेरेंट्स बाहर नहीं जाने देते या फ्रेंड सर्कल में नहीं खेलने देते, तो लेकिन वो अगर नहीं खेलेगा अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ तो उसका विकास संभव नहीं है। वो हमारे साथ जो बड़े ग्रुप के बच्चे हैं या जो 15-16 साल के बच्चे हैं या 10 से ऊपर के बच्चे, उनके साथ अपने मन की जो बातें हैं या अपनी जो खेलने के तरीके उनके साथ शेयर नहीं कर पाएगा, तो उसको उसी एज ग्रुप के बच्चों की आवश्यकता है, उन्हीं के साथ वो खेलना पसंद करता है। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जो सामाजिक भावना का अगर विकास होना है तो उसके साथ उसके ग्रुप के बच्चों को खेलने के लिए छूट मिलनी चाहिए। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, शेषावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ घुलना मिलना पसंद करता है या खेलना पसंद करता है, तो उसे क्या अवसर दिए जाने चाहिए? तो उसके उस एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने की छूट होनी चाहिए और उसको उससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें सामाजिक भावना का विकास होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर शेषावस्था में बच्चे को उसके वो एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने दिया जाए तो किस चीज़ का विकास होगा? तो सामाजिक भावना का विकास होगा। थर्ड बच्चों आपका शिशु में, थर्ड पॉइंट में पूछ रहा है बच्चों कि शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिशु है उसमें किसकी भावना होती है? तो आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। ये पॉइंट आएगा आंसर में।
अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। जैसे अवसर क्या क्या होने चाहिए कि जो कार्य वो कर रहा है, जिस कार्य को कर रहा है, यानी खेलना, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना, उसकी बातें सुननी चाहिए, उसके हिसाब की पढ़ाई होनी चाहिए, उसके हिसाब के कपड़े होने चाहिए। जैसे बच्चा कहता है कि मुझे आत्म प्रदर्शन, यानी खुद की भावना व्यक्त कर रहा है वो, और इतना छोटा भी नहीं है, उसको क्या भोजन करना है, तो ये सब कार्य जो हैं उसके अवसर उसको दिए जाने चाहिए। हम उस पर थोप नहीं सकते कि नहीं जो हम बोल रहे हैं, यानी बड़े बोल रहे हैं, यानी जो पेरेंट्स बोल रहे हैं या टीचर्स बोल रहे हैं वही ठीक है। नहीं, हमें बच्चों की सुननी पड़ेगी। शिशु के बारे में जब तक हमें जानेंगे नहीं उसकी इच्छाएं क्या है, तब तक उसका विकास नहीं होगा। तो इस भावना के लिए उसको अवसर दिए जाने चाहिए उसके अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए, लेकिन वो ऐसे होने चाहिए जो उसके विकास के लिए अच्छे हों। अगर कोई वो अनुचित मांग करता है तो उसको हम मना भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर भावना उसकी बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए उसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके अलावा बच्चों, फोर्थ है आपका शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर करता है। उसके माता पिता, शिक्षक उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठा, मतलब जो शिशु है, जो छोटा बच्चा है, वो उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, चाहे उसका भोजन हो, उसके कपड़े हों, खेलने के सामान हो, पढ़ाई में उसको हेल्प की ज़रूरत हो, या एवरीथिंग जो भी उसके विकास में कार्य हो रहे हैं उस समय, तो वो दूसरों पर ही निर्भर करता है। किस पे? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस पर निर्भर करता है? तो वो दूसरों पर निर्भर करता है। तो उसके माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। यानी कि क्योंकि वो छोटा बच्चा है, वो अपने आप तो हर काम नहीं कर सकता, तो किसी को भी, चाहे वो माता पिता हो, वो जो शिक्षक हों, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करो, हेल्प करनी चाहिए, काम करवाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको उसका फ़ायदा उठा ले कि ये काम नहीं, चलो ठीक है हम कर देंगे लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बच्चे का विकास वहीं रुक जाता है। अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए और न उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। हमने देखा होगा अपने घरों में भी, आसपास भी, कि जब बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाता है तो हम उसको क्रोध भी करते हैं, डर भी दिखाते हैं या डांटते हैं। तो ये बच्चे के विकास के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कभी कभी अनुचित मांगे अगर बच्चा रखता है, बहुत ज़्यादा जिद करता है, तो उस चीज़ के लिए डांटना भी ज़रूरी है। पर अगर वो अपनी इच्छाओं को बता रहा है और उसकी पूर्ति के लिए अपने माँ बाप से, यानी माता पिता से और अपने शिक्षक से वो कह रहा है कि मेरी हेल्प कर दीजिए, तो उसको उस समय इन चीज़ों का प्रयोग, यानी क्रोध करना, भय दिखाना, डांटना या और कोई इस तरीके की कार्य उसके साथ नहीं किए जाने चाहिए जिससे उसका विकास ना हो सके। इसके अलावा उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। आपने देखा होगा जो किंडरगार्टन होते हैं, यानी जो नर्सरी सेक्शन होते हैं, छोटी क्लासेस के बच्चे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलाइट टीचर्स होते हैं। बहुत प्यार से उनको हर चीज़ सिखाई जाती है, कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से। मैंने खुद देखा है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं सीनियर टीचर हूँ। जब हम इस ग्रुप के बच्चों के साथ जाते हैं, कभी मिलते हैं, तो उन टीचर्स का पेशेंस लेवल बहुत हाई लेवल होता है। बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ वो अपने बच्चों की तरह उनको देखती हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि ये चाहिए, ये नहीं करना है, उसके बावजूद भी वो बच्चों को बहुत प्यार से, बहुत शिष्टता से और सहानुभूति से उनको सिखाती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि बच्चों को जो हम सिखा रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, शिक्षक को या माता पिता को? तो प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार उनके साथ करना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। अतः उनका दमन न करके, यानी उनको दबाना नहीं चाहिए, संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसे कि बच्चे की जो प्रवृत्तियां हैं, जो उसका आधार है, वो उसकी मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको दबा के, उसको कंट्रोल करके हम उसका विकास नहीं कर सकते। उन विधियों, जो संभव विधियां हैं, प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास रुक जाता है। अगर बच्चा कुछ बता रहा है, उसकी मूल प्रवृत्तियों की जिज्ञासा है, तो उनको सुनना चाहिए, और जो रीजनेबल चीज़ें हैं, जो मानने योग्य बातें हैं, उनको मानना चाहिए। और अगर आप ज़बरदस्ती उससे दमन करते हैं तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसके अलावा बच्चों, शिशुओं में
मानसिक क्रियाओं को तीव्रता होती है, जो मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। अब जब मैंने पढ़ाया था तो आपने देखा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास 3 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। हाइट तो उनकी धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन उनका हड्डियों का, उनकी जो आँखें हैं, नाक हैं, कान है, मतलब शिशु का पूर्ण विकास 3 साल तक हो जाता है। फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ने लगती है, तो शिशुओं का मानसिक विकास भी हो जाता है। तो ये बहुत तीव्र गति से होती है, अतः उसे सोचने विचारने के अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। जैसे कि कुछ भी वो बता रहा है, हमें उसको अवसर देने चाहिए। पढ़ाई लिखाई हो, खेल कूद हो, या कोई और वैज्ञानिक तौर पर वो कुछ बातें शेयर करना चाहता हो, या अच्छी घर की अपने फ्रेंड्स की बात शेयर करना चाहता हो, ये सब हमें उसकी सुननी चाहिए, ताकि उसका विकास अवरुद्ध ना हो और उसको अवसर दिए जाने चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शिशुओं में मानसिक क्रिया की तीव्रता होती है किस एज में? तो वो शिशु एज में होती है बच्चों, शेषवावस्था में होती है। और शेषवावस्था, अभी हम शेषवावस्था का ही पार्ट पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये हमारी जो शेषवावस्था है बच्चों, वो 6 वर्ष तक है, जन्म से 6 वर्ष तक। तो जो हम उसको अवसर देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट बच्चों, शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है, अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मॉन्टेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर रखते हैं। जो शिशु होता है, जो 6 वर्ष तक होता है, यानी जन्म से 6 वर्ष तक का बच्चा, वो कल्पना जगत में जीता है। यानी वो सोचता रहता है परियां आएंगी, या ये मुझे वो मिल गई, ये गाड़ी मिल गई है मुझे, मेरी मम्मा ने मुझे यहाँ पे घुमाने ले जाना है, या मैं उस नए स्कूल में जाऊँगा तो मेरा बैग आएगा। इस तरह की बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं। या वो जो दादी नानियाँ होती हैं वो उन्हें परियों की कहानियाँ सुनाते हैं। तो जो मॉन्टेसरी पद्धति है उसमें परियों को बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि बच्चा उसमें मतलब ऐसे घुस जाता है, ऐसा सोचने लगता है कि हाँ परियां होती हैं, ये रियलिटी होती है, इसलिए उसको स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि बालक उसको बिल्कुल सत्य मानने लगता है। तो अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाएं। जैसे कि उसको बताना चाहिए कि ये क्या है, इसको कोई खिलौना देकर बताना चाहिए गाड़ी है, ये हम जिससे खाना खा रहे हैं वो स्पून है यानी चम्मच है, इसको प्लेट कहते हैं, ये भाई है या ये बहन है। इस तरीके की जब उनको हम शिक्षा देंगे, ये का खा गा गा है, ABCD हैं, जो भी हम उसको पढ़ा रहे हैं, तो इस तरीके से उसका जो ज्ञान है वो वास्तविकता के निकट आ जाए, ना कि कल्पना के विचरण करता रहे, वो कल्पना जगत में ही घूमता रहे, जो जितनी भी नकली चीज़ें हैं उनको सही मानता रहे। इसके अलावा बच्चों, जो शिशु है उसको खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्ट्रेंथ ने कहा है, जो स्ट्रेंग है ने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। जैसे कि खो खो, बैडमिंटन, कबड्डी, छुपम छुपाई जो बच्चे छोटे छोटे खेलते हैं, या ऊंच नीच का पापड़ा, बहुत सारे गेम्स हो सकते हैं, हर देश के अलग अलग हो सकते हैं अपने कल्चर के हिसाब से। तो बच्चों को इस संबंध में ये शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल से ही सीखता है। और हम उसको बता सकते हैं कि ये पुलिस है, ये फौजी है। इस तरीके से हम गेम के द्वारा, हम ऐसे टीचर हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वो ऐसे पढ़ाते हैं, ये माँ बाप हैं। तो इस तरह के गेम हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बच्चों को स्कूलों में सिखा सकते हैं। या उनको छोटी छोटी और भी बातें, जैसे शेर का खिलौना दिखा दिया खेल खेल में ही, या हमने बिल्ली दिखा दी कि बता दिया उसको कि ये बिल्ली है, या ये शेर है, या ये चूहा है, या ये इस तरीके के जानवर हैं। तो वो सब चीज़ें हमें खेल खेल में ही बतानी पड़ेंगी। ये स्ट्रेंग ने भी लिखा है। तो आपको ही क्वेश्चन आ सकता है कि ये किसने कहा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। तो बच्चों, ये स्ट्रेंग ने कहा है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, मैं ओरली आपको बता रही हूँ। तो स्ट्रेंग कहता है कि जो संसार में जो शिशु है अपने संसार में अधिकांश बातें खेल खेल में सीखता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया शेषवावस्था में शिक्षा का स्वरूप।
और इससे 3-4 क्वेश्चन ये पैराग्राफ से ही आपको मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया। एक दो बार आप वीडियो भी देखेंगे, पहले तो पहली बार में ही समझ में आ जाएगा, आप इसमें से नोट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप सुनते रहें और लिखते रहें, ताकि और 3-4 क्वेश्चन निकल के आते हैं जब मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।